गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस में अपन ने एडिशन और उसके अलावा सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्क्वायर से पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स। अब क्या कहना चाह रहा है कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो अपन रूल समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार अपन मैट्रिक्स को भी आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको अपन को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला जो रूल है कि कोई दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि अब अपन जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, अपन जो अपने पास जो एलिमेंट होते हैं उनको रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं ना मैट्रिक्स को। तो मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है मान लो m इंटू एन, और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, ठीक है, इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। इतना क्लियर है। तो अगर आपको a क्रॉस b करना है, यानी कि मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स b से, तो आपको फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, यानी कि तभी पॉसिबल होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपको a इंटू बी डिफाइन करना है, क्या करना है, अगर a इंटू बी करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इक्वल हो नंबर ऑफ रो ऑफ b, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे p के। इतना क्लियर है। अगर ऐसा पॉसिबल है, यानी कि अगर ऐसा दे रखा है, देन a इंटू बी इज डिफाइंड। इतना क्लियर है। तब a इंटू बी क्या होगा, डिफाइन होगा, यानी कि a इंटू अपन b कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि कब अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझ लो। तो देखो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझ लो, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि कॉलम ए वाले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो आपस में इक्वल होनी चाहिए अगर आपको a इंटू बी करना है। अगर b इंटू ए डिफाइन करना है तो इस बार मैट्रिक्स फर्स्ट कौन सी बन गई, b बन गई। बात कर रहे थे तो अपन बात कर रहे थे b इंटू ए। तो अगर b इंटू ए को डिफाइन करना है तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स यहाँ पे b हो जाएगी और सेकंड वाली मैट्रिक्स हो जाएगी a हो जाएगी। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स। इतना क्लियर है। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से क्या होना चाहिए, कॉलम। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम है, मान लेते हैं इसके c और इसका क्या है, रो। तो इस केस में c इक्वल टू रो होनी चाहिए, यानी कि b मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे, तो वहां पे अपने पास जो b मैट्रिक्स क्या थी, वो b मैट्रिक्स थी अपने पास b i j। तो इसका ऑर्डर क्या था, p इंटू क्यू, और जो a मैट्रिक्स थी वो अपने पास थी a i j, और इसका ऑर्डर था m इंटू एन। तो इस केस में b इंटू ए को डिफाइन करना है ना, b इंटू ए को डिफाइन करना है। तो b इंटू ए को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि b के कॉलम, यानी कि q की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, m के। क्लियर है इतना। अब अपन पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने का रूल। तो मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास दो मैट्रिक्स है। जो a मैट्रिक्स है वो तो ये रही, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखी है a मैट्रिक्स, तो a11 a12 a21 a22, जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ऐसे ही सिमिलरली b मैट्रिक्स अपने पास b11 b12 b21 और b22, यानी कि ये इसके एलिमेंट है, इसका ऑर्डर भी सेम है। मैंने ऑर्डर इसलिए सेम लिया है ताकि अपन को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूल होता है, इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, रो को कॉलम से। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, मान लो ए बी करना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने की जरूरत तो है नहीं कि ए बी डिफाइन है या नहीं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब भी दोनों का ऑर्डर सेम हो तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, साथ ही साथ क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब अगर मुझे ए बी निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि R1 को मल्टीप्लाई करूंगा C1 से। क्लियर है इतना। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए आ जाएगा R1 को मल्टीप्लाई करूंगा C2 से। इतना क्लियर आ गया। और यहाँ पे R2 को मल्टीप्लाई करूंगा C1 से और R2 को मल्टीप्लाई करूंगा C2 से। ये अपने पास एलिमेंट आ जाएंगे, इस टाइप के एलिमेंट आते हैं।
यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे आ जाएगा, R1 को मल्टीप्लाई किया C1 से, यानी कि A11 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं B11 से, प्लस A12 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं B21 से। क्लियर है। इसी प्रकार A11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिख रहा है ना, A11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा B12 से, प्लस A12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा B22 से। क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, फिर A21 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, C1 के साथ, यानी कि B11 के साथ। इसी प्रकार A22 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, B21 के साथ। ऐसे सिमिलरली क्या A21 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, B12 के साथ, और A22 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, B22 के साथ। इतना क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, प्लस सेकेंड एलिमेंट को इससे कर लेंगे। क्लियर है। फिर इसी प्रकार फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है, और इनको आपस में लिखना है यहाँ पे प्लस में। क्लियर है। फिर इसके बाद सिमिलरली इसको इसके साथ और इसको इसके साथ फिर ऐड करके लिखना है। क्लियर है ना। क्लियर है। तो ये होता है। अब इतना समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो को सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कि रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लाई करना। अगर आपने एक बार मल्टीप्लाई करना सीख लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देने वाले दो बातें यहाँ पे। फर्स्ट कि अपन को चेक करना है इनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर चेक करने के बाद उनका ऑर्डर लिख लेंगे। तो अगर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स अगर मुझे A इंटू बी डिफाइन करना है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स डिफाइन करना है, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर। ठीक है। अब ये अपन ने क्या कर दिया, मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया, यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन करना सीख लिया कि कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ऑर्डर क्या मिलेगा, तो वो समझ लो कि जैसे मान लिया अपन ने पढ़ा था कि ए मैट्रिक्स है AIJ, उसका ऑर्डर है M इंटू ए, और जो बी मैट्रिक्स है वो अपने पास है BIJ और उसका ऑर्डर है P इंटू क्यू। क्लियर है। तो अपन ने क्या किया था कि यहाँ पे n इक्वल टू होना चाहिए P के। ये तो हो गया कब, जब AB डिफाइन होगा या नहीं, AB को डिफाइन करने के लिए। अब जो AB जो मिलेगा मान लेते हैं वो CIJ मिलेगा, तो वो जो मिलेगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है वो M इंटू क्यू होता है। यानी कि अपन को जो मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो M इंटू क्यू ऑर्डर की मिलेगी। क्लियर है। यानी कि इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी कि बार बार वाले एलिमेंट। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ 1 2 3 4, तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए और ये दोनों अपन को मिलते हैं। क्लियर है। यानी कि 2 इक्वल टू तो 3 होना चाहिए और 1 इंटू 4 की अपन को मैट्रिक्स मिलती है। क्लियर है। बार बार वाले एलिमेंट की मैट्रिक्स मिलती है, अंदर वाले मैट्रिक्स जो ऑर्डर होता है वो आपस में सेम होना चाहिए। क्लियर है। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो अब अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। सॉरी, क्वेश्चन करने से पहले अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पहली प्रॉपर्टी है, अगर AB डिफाइन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि BA होगा। इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होती। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पे अपन अपना टॉपिक डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। क्लियर है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमेशा इक्वल नहीं होता। अगला दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपने पास A इंटू बी सी, या तो ऐसे कर लो या फिर आप कर लो AB इंटू सी। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर तीन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, या तो लास्ट के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, बस ऑर्डर ध्यान रखना उनका है ना। लास्ट वाले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उस जो आंसर है उसको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर शुरू की दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है उसको थर्ड वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के एडिशन के साथ। क्लियर है, तो ये अपन को रिजल्ट देगा ए बी प्लस ए सी। क्लियर है, यानी कि एलिमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि जो मैट्रिक्स है, अगर मुझे लास्ट वाले दो मैट्रिक्स को ऐड करके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर लूँ, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ प्लस सेकंड फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को थर्ड वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों जो मैट्रिक्स मिले उनको आपस में ऐड कर दूँ। क्लियर है, एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। उसमें होता क्या है समझ लो। चौथी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, यानी कि क्या होती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके लिए मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो उस क्या होता है कि अगर आई ऑफ ए इक्वल होता है ए ऑफ आई, तो यहाँ पे जो आई जो होगा वो क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। क्लियर है, तो जो आई मैट्रिक्स यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसी मैट्रिक्स के लिए वो क्या है, उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो देखो अपनी जो प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो सारी हो चुकी हैं। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। तो देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। मान लेते हैं दे रखा है कोई ए मैट्रिक्स है, वो दे रखी है 0 1 0 2, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, वो दे रखी है 3 5 0 एंड 0, ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो अपन को क्या करना है, ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 0 -1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 5 0 0 के साथ। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 0 को 3 से करेंगे तो फिर -1 इंटू 0, फिर अगला 0 को 5 से करेंगे प्लस -1 को 0 से करेंगे। इतना क्लियर है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 को किससे करेंगे 3 से, प्लस 2 को किससे करेंगे 0 से, फिर 0 को करेंगे 5 से, प्लस 2 को करेंगे 0 से। तो देखो अपने पास जो फाइनल मैट्रिक्स जो मिल गई उस देखो सब कहीं पे 0, ये भी 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 0, 0 0 0 मिल गई। क्या मिल गई, 0 0 मिल गई। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये अपने पास जो ए बी मिला वो क्या मिल गई, 0 0 मैट्रिक्स मिल गई। तो यहाँ पे अगर आप प्रूव करना चाहो तो ये यहाँ पे आ जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मान लो क्या आ रहा है, एक 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक क्या है 0 मैट्रिक्स है। क्लियर है कि उनमें से एक भी मैट्रिक्स क्या होगी 0, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि देखो अगर मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या कहना चाह रहा है, देखो समझो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है वो, ये नोट करके लिख लेना। अब क्या कहना चाह रहा है समझ लो, नोट करके लिखना है। इफ ए बी इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट नेसेसरी that a equal to 0 और b equal to 0।
ये ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी लिखा हुआ है, ठीक है, CESSARY। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी जीरो हो या फिर बी जीरो हो, यानी कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स आए तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगी। क्लियर है? यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? क्लियर है ना? इसी प्रकार क्या कहना चाह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, यानी कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कह रहा है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, क्या है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर, ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। क्या कह रहा है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए बी इक्वल टू बी है तब ए और बी को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। साथ साथ क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर भी होना चाहिए। इफ ए बी इक्वल टू बी है देन ए एंड बी क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले के सेशन में अपन इसके एग्जांपल कर लेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। क्लियर है? ये जो मैंने 2 पॉइंट नोट करके लिखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू बी है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव कब हो सकता है, जब ए और बी दोनों क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो ऑफ सेम ऑर्डर। और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसी प्रकार सी डी, ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? और ऑर्डर भी इनका क्या है, सेम है। क्लियर है? ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या था, ए बी इक्वल टू जीरो, यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से एक मैट्रिक्स जीरो होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।